भाई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाली भाजपा को आखिरकार झुकना पड़ा है। सरकार से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने भाजपा के नेताओं को दुनिया के सामने असामाजिक तत्व घोषित कर दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में कतर के बाद कुवैत ने भी भारत सरकार के राजदूत को किया है तलब। दोस्तों पूरे मामले पर ली गई है रिपोर्ट, बताएंगे आपको किस तरीके से राजदूत ने डिटेल में पूरी जानकारी देते हुए भाजपा के प्रवक्ता को असामाजिक तत्व घोषित कर दिया है और मीडिया के अंदर होने वाले सारे डिबेट को असामाजिक डिबेट बता दिया है। इसी के साथ में कुवैत और कतर ने इस पर क्या कहा है पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुगलों से लोहा ले रहे भाजपा के प्रवक्ताओं को बीजेपी ने अरबों के दबाव में हटा दिया। इस तरीके से रवीश कुमार ने तंज कसा है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने भाजपा को घेरा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे आप भी कतर और कुवैत के अंदर भारत सरकार के राजदूत की तरफ से कहा गया कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों के दोनों असामाजिक तत्व हैं और मीडिया के अंदर असामाजिक डिबेट चलती है। इस बयान पर दोस्तों अगर आप भी देश के राजदूत का समर्थन करते हैं और भाजपा को असामाजिक तत्वों की पार्टी बताते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर दुनिया भर के अंदर निंदा हो रही है। कतर से लेकर कुवैत ने भारतीय राजदूत को तलब किया है। कुवैत की तरफ से भारतीय राजदूत को तलब करते हुए एक नोट दिया गया। इसमें आपत्तिजनक बयान का विरोध जताया गया है। घटनाक्रम पर दोहा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, यानी कतर की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के एम्बेसडर यानी राजदूत को भी तलब किया गया है। पूरे मामले पर जवाब पूछा गया है कि आखिर इस तरीके का बयान खासकर सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता ये दे रहा है बयान, तो क्या भारत सरकार इस बयान से इत्तेफाक रखती है। तो भारत सरकार की तरफ से राजदूत ने कहा, एम्बेसडर कन्वेड दैट द ट्वीट डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज आर द व्यूज ऑफ फ्रिंज एलिमेंट। दोस्तों इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी असामाजिक तत्व का नाम दिया गया है। इस बीच आगे की लाइन में कहा गया कि इन लाइन विद आवर सिविलाइजेशन हेरिटेज एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्ड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस। इसी के साथ में दोस्तों और भी कई सारी बातें बोली है और जिस तरीके से एम्बेसडर ने कतर के अंदर ये जवाब दिया है, ये भाजपा के नेताओं पर करारा तमाचा है। दोस्तों आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता खुले तौर पर लाखों लोगों के सामने इस तरीके से अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। विरोध करने के बाद उल्टा कई और लोगों पर FIR दर्ज हो जाते हैं, यानी जिसने इसको एक्सपोज किया था उनके खिलाफ ही कार्रवाई की धमकियां दी जाती है। वहीं पर सवाल ये खड़ा होता है कि पहले नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, जब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नुपुर शर्मा कह रही है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने फोन करते हुए कहा कि आपकी कोई गलती नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एम्बेसडर का जो बयान सामने आया है, भाजपा इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। क्या देश की जो संस्कृति है पुरानी की सभी धर्मों का सम्मान करना है, क्या एम्बेसडर के इस बयान से भाजपा के नेता इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, बीजेपी को बताना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एक लंबे चौड़े लेटर में भाजपा ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कई सारी बातें की है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कतर के बाद अब कुवैत ने भी भारत के एम्बेसडर को तलब किया है। दोस्तों यानी दुनिया भर के अंदर भाजपा के एक नेता के द्वारा दिए गए बयान के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस तरीके से रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है। दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा इस अपमान का कौन है सबसे बड़ा कारण, क्या भाजपा के नेता नहीं है। और एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर मुगलों से लोहा ले रहे भाजपा के प्रवक्ताओं को बीजेपी ने अरबों के दबाव में ही हटा दिया, यानी क्या अरब देशों और उनके शेखों के दबाव में बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ता निकाले हैं। रवीश कुमार ने ये सवाल खड़ा किया है। दोस्तों बीजेपी ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जिस वक्त विवाद सामने आया था। जाहिर है कि अरबों के दबाव के बाद राष्ट्रवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को हटा दिया है। यह कई तरह से एक शर्मनाक है। अरब देशों में बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलने लगा है। भारत के बारे में अच्छी बातें नहीं की जा रही है। बीजेपी के पास अपनी IT सेल की सेना है। पार्टी जवाबी अभियान चला सकती है, अरबी सोशल मीडिया को जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थकों का राज है, वे अरब देशों को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन उल्टा बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटा दिया। इस तरीके से दोस्तों जोरदार तंज कस रहे हैं रवीश कुमार। उन्होंने कई सारी और भी बातें बोली हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कतर और कुवैत के एक्शन के बाद भाजपा ने भी एक बड़ा सा पर्चा जारी किया था, जिसमें कहा कि बीजेपी कठोरता के साथ इस बात का खंडन करती है कि किसी धर्म के नैरेटिव के खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी के नेताओं ने पूरा एक लंबा चौड़ा दोस्तों लेटर लिखा है। इस लेटर के बारे में आपकी क्या कुछ राय रहेगी, अगर आपने पढ़ा है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कश्मीर भी भाजपा की सरकार से संभलने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों कश्मीर के अंदर जिस तरीके की टारगेट किलिंग हो रही है उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के निशाने पर है। शिवसेना ने इस मामले को लेकर कहा कि कश्मीर जल रहा है, स्थिति नियंत्रण के बाहर है और सरकार फिल्म प्रचार करने में व्यस्त है। वहीं आपको बताते चले कि खदान संचालन का विरोध करने वाले अपने घरों का AC बंद करके दिखाए। सीएम भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ लोग खदानों के संचालन के विरोध में केवल राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वे अपने परिवार
परिवार को एसी कमरे में रखते हैं और दूसरी तरफ खदानों का विरोध करते हैं। ऐसे में पहले उन्हें अपने घरों में बिजली आपूर्ति बंद करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा में खुलने वाले कोयला खदान को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों बीजेपी के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और इस तरीके से तंज कसते हुए भाजपा के नेताओं पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पवार की पार्टी ने ठोकी दावेदारी। एनसीपी नेता बोले अगला हमारा सीएम होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अगला मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी ठोक दी है। दोस्तों पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री उन्हीं के दल से होने वाला है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसकी अगुवाई सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और कांग्रेस के अलावा एनसीपी उनके सरकार में शामिल है। लेकिन मुंडे का ताजा बयान राज्यसभा के चुनाव से कुछ दिन पहले आया है दोस्तों, और प्रदेश की राजनीति में बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि 2.5 साल खत्म होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का। तो माना जा रहा है कि अब अपना मुख्यमंत्री एनसीपी बना सकती है और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और मुंडे का ये बयान इसी संदर्भ में आया है। आप लोग का इस पर क्या कुछ राय रहेगा, लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अपने बचाव में नुपुर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि महादेव का अपमान किया गया और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद मैंने ये बयान दिया है और माफी मांगते हुए कहा कि अगर किसी लोगों को इससे दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। दोस्तों यानी अचानक से भाजपा के नेता अपने बचाव में महादेव के अपमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपने दिए गए बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। यानी दोनों तरीके के बयान बीजेपी के नेता अभी भी लगातार देते जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी अचानक क्यों जाग गई, उमर अब्दुल्ला ने बताया विवादास्पद बयानों पर कार्रवाई की वजह। आपको बता दें कि विवादित बयानों पर लगातार हो रहे विरोध के बाद बीजेपी नेता विपक्ष के निशाने पर है। वहीं पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पर नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इस मामले में तंज कसा है। उन्होंने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि अचानक जाग सी गई है, इसका मुसलमानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस पर फोकस कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। कहीं न कहीं दोस्तों जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर भाजपा को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में 1990 का दौर वापस लौट गया है। जंतर मंतर पर जोरदार विरोध कश्मीरी पंडितों को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर हैदराबाद गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक ने पीड़िता की पहचान का किया खुलासा, उठी कार्रवाई की मांग। 28 मई को गैंगरेप हुआ था दोस्तों। इस मामले को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फोटो भी सामने आई थी, लेकिन बीजेपी के नेता ने फोटो और वीडियो जारी कर दिया पीड़िता का, जिसके बाद लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पहचान को जग जाहिर कर रहा है और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं पर कश्मीर के अंदर तैनात डोगरा कर्मचारियों ने भी जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करते हुए कहा कि घाटी में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सुरक्षा अभी थ्रेट में है और सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं पर दोस्तों गरीबों मजदूरों की छीनी हुई लॉकडाउन के दौरान जब्त साइकिल बेचकर सहारनपुर प्रशासन ने 21 लाख रुपए की कमाई की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंदर प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के समय मजदूरों से 5400 जब्ती साइकिल की गई थी, जिसकी नीलामी की गई है, जिसे मजदूर दोबारा लेने नहीं आए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन ने सहारनपुर के अंदर क्वारंटीन कर दिया था और उनकी साइकिल जब्त पड़ी हुई थी। लेकिन अब ये अपडेट आई है कि लगभग 21 लाख की ये साइकिलें बेची गई हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ये साइकिल छीनी गई होंगी और उनके पैसे हैं ये 21 लाख रुपए। अभी प्रशासन को सबसे पहले उन्हें ढूंढ कर वापस लौटा देना चाहिए अगर वाकई में उनको देश के नागरिकों और देश के गरीबों की चिंता है तो। एक और बड़ी खबर ये है कि कोरोना ने फिर से खौफ फैलाया है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिले हैं। 12 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर चौथी लहर का डर सता रहा है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले ये खबर सुनी होगी कि सोनिया गांधी को कोरोना हो गया था और उनकी बेटी प्रियंका गांधी को भी कोरोना के लक्षण मिले थे। तो इस तरीके से कई जगह कोरोना स्प्रेड होने की खबरें सामने आई है। शाहरुख खान को लेकर भी अपडेट आई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इतने प्रोटेक्शन में रहने वाले व्यक्तियों तक कोरोना पहुंच जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर नए वेरिएंट को लेकर शक और ज्यादा उत्पन्न होता है। तो इसको लेकर भी आपको अधिक सचेत होने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट CR पाटिल के साथ में पाटीदार समाज से आने वाले नरेश पटेल दिखाई दिए हैं दोस्तों। दोनों नेता एक दूसरे के साथ में खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। यानी अब गुजरात की राजनीति में ये संकेत मिल गए हैं कि नरेश पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके करीबी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ ही जाएंगे। और 4-5 महीने के बाद होने वाले गुजरात चुनाव को लेकर दोस्तों अब लगभग ये बात फिक्स हो गई है कि बीजेपी को इस बार चैलेंज करने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगी। कारण आप लोग जानते हैं कि पहले हार्दिक पटेल पार्टी से चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जमीन स्तर पर सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने ही पर्सनल मसले में लगे पड़े हैं। वहीं पर दूसरी ओर नरेश पटेल जैसे नेता जिनको साथ में लाने की लगातार आयद चल रही थी वो भी अब पूरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है। तो इस पर आप लोग की कुछ भी राय हो तो स्पष्ट करिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की
माने तो डीयू के प्रोफेसर रतन लाल पर एक्शन हो गया, मगर बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा को अभी तक हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया है। हुकूमत क्यों ऐसा करती है? जामिया के प्रोफेसर ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दौरे के बीच हिंसा भड़की थी दोस्तों। शहर में शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की पुलिस के साथ में झड़प हो गई थी और इसके बाद जोरदार बवाल देखने को भी मिला था। आपको बता दें कि टीवी डिबेट के दौरान भाजपा के नेता ने जो बयान दिया उसके बाद ये प्रतिक्रिया जमीनी स्तर पर कई जगह देखने को मिली है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को अचानक से सिविलिंग पर दिए गए बयान के कारण तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कानूनी तौर पर होना भी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर सवाल ये सबके सामने है कि जब इतनी तत्परता के साथ बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो प्रशासन चुप्पी साधकर क्यों बैठा है? पूरी तरीके से पुलिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। देश के अंदर किसी भी धर्म के प्रति विद्वेष की भावना फैलाने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर भी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफा कानून पॉलिटिकल दबाव में क्यों लागू कराया जा रहा है? क्या देश के अंदर जो संविधान की मूल भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा? आप लोग की क्या कुछ राय है इस पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कार्रवाई करे, यानी लीगल एक्शन ले। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। इसी बीच आपको बताते चले दोस्तों कि हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में नया मुकाबला देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक कुलदीप बिश्नोई के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। यानी राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें तीसरे कैंडिडेट के द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद ही अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है हरियाणा के अंदर, और उनके जिम्मे है कि अजय माकन जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है उनको जिताकर राज्यसभा भेजे अपने असेंबली से। लेकिन अब ये मामला इसलिए फंस गया है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने अपना एक अलग उम्मीदवार उतार रखा है, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार आ गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि उनकी अंतरात्मा पार्टी के साथ में नहीं है, उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। वहीं पर बिश्नोई ने खुद को जन्मजात कांग्रेस पार्टी का नेता बता दिया। बिश्नोई ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा बीजेपी ईडी के चरणों में गिरवी है वो भी अंतरात्मा की बात करते हैं। एपी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि जिस आदमी ने G23 बना लिया था और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी की अंतरात्मा ईडी और बीजेपी के चरणों में गिरवी पड़ी है वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी के कपड़ों पर पिछले राज्यसभा चुनाव के स्याही कांड के धब्बे हैं वो अंतरात्मा की बात करता है। बिश्नोई ने आगे कई और मसलों को लेकर दोस्तों हुड्डा पर निशाना साधा है, जिसके बाद हुड्डा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये दो अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं और इसका फायदा निर्दलीय उम्मीदवार जो राज्यसभा में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं उनको हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक जोरदार राजनीति दोस्तों हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। तो इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट आप लोग प्राप्त करते रहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के अंदर दोस्तों बीएसपी ने बढ़ाई कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें तो हरियाणा में बिश्नोई ने बिगाड़ा पार्टी का गणित। कर्नाटका में भी मामला दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे पहले राजस्थान की भी बात करते हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान इकाई ने एक व्हिप जारी किया है। उन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को अपना वोट देने के लिए कहा गया है, जो पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़कर आए थे, जीत कर आए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने व्हिप जारी किया है। 2018 में विधानसभा चुनाव में बसपा के चुनाव चिन्ह पर ये लोग जीत कर आए थे, जिन पर पार्टी का व्हिप लागू होता है, लेकिन सभी ने एक साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन बीएसपी ने दूसरी ओर चाल चला है और उसने व्हिप जारी कर दिया है। देखते हैं दोस्तों अब ये व्हिप का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, क्या इन विधायकों के वोट को काउंट किया जाएगा या फिर उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये कई सारी डिबेट होंगी जो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, विस्तार से पहुंचाएंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो सिद्धू मूसेवाला के पिता को कांग्रेस पार्टी लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने को लेकर सोच रही है दोस्तों। लिहाजा पार्टी के नेताओं का कहना है कि पंजाब के जिस लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है वहां पर मूसेवाला के पिता को निर्विरोध सांसद चुना जाए। बता दें कि पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है 6 जून को। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिद्धू के पिता बलकौर सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी एमपी ने एक बार फिर से राज ठाकरे को कहा है कि वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आने की कोशिश भी ना करे तो ही उनके लिए भलाई होगी। अयोध्या पहले आने की बातें कर रहे थे, लेकिन अयोध्या आने से रोक दिया था और जिस तरीके से विरोध अयोध्या के अंदर हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे जो अपने आप को शेर दिल बताते हैं वो अयोध्या नहीं आए दोस्तों। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर इटावा से विधायक सरिता भदौरिया ने मनाया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। राजनीति में आगे बढ़ने की कामना की गई है। इटावा की विधायक सरिता भदौरिया ने केक काटकर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया है। वहीं पर एक
और बड़ी खबर की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर 28 तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही बस उत्तराखंड के अंदर खाई में गिर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। 6 घायलों का इलाज जारी रखा जा रहा है। दोस्तों एक और 4 धाम की यात्रा खोल दी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा को लेकर क्या सरकार के पास कोई रोड मैप, कोई खाका नहीं है? क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। कभी भगदड़ की खबर आ जाती है, कभी दोस्तों पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम और हिल स्टेशन चौक्ड दिखाई देता है दोस्तों। यानी कई सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आनंद फानन में 4 धाम की यात्रा जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से अभी डामाडोल दिखाई दे रही है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो सपा के सांसद ST हसन ने नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को बताया नागिन। बीजेपी ने इस मामले को लेकर नुपुर शर्मा पर सवाल खड़े किए। अब इस तरीके की बयानबाजी लगातार दोनों पक्ष की तरफ से भी जारी है दोस्तों। वहीं पर महागठबंधन के रिपोर्ट कार्ड पर JDU के नेता ने 2 टूक बयान दिया है। वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत परिवर्तन किया है, बहुत विकास किए हैं। उनका ये बयान तब आया था जब RJD की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था दोस्तों, और उसमें बताया गया था किस तरीके से बिहार को सिलसिलेवार बर्बाद किया गया है, बर्बादी के करार पर लाकर छोड़ दिया गया है, और ये बर्बादी अभी लगातार जारी है। यानी जब तक सरकार में रहेंगे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी से जुड़े हुए नेता, उनसे कोई बदलाव की उम्मीद कर भी नहीं सकता। इस तरीके से कई और आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि देश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि बड़े बड़े एक्टर्स को भी दोस्तों अब डर के साए में जीना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिलने पर शिकायत मुंबई पुलिस को दे दी गई है दोस्तों। अज्ञात लोगों के खिलाफ 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान और उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के साथ में हुआ है उसी तरीके की चीजें करेंगे। इस तरीके से दोस्तों कई और धमकियां दी गई है। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं को खुले तौर पर इस तरीके के गैंग धमका देते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। देखते हैं मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। क्या अपने नाम के हिसाब से इस बार मुंबई पुलिस तगड़ा एक्शन लेगी और इन सभी गैंग जो अलग अलग प्रदेशों से चल रहे हैं उन सभी को बिल्कुल निस्तनाबूद करेगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आरोप लगाया कि साल 2020 में जब देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, तब असम सरकार ने उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की कंपनी और बेटे के व्यापारिक साझेदारी वाली कंपनी को अत्यधिक दरों पर PPE किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे। हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का परिवार महामारी के दौरान PPE किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था। बीजेपी के नेता और वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आरोपों को खारिज किया है। शर्मा ने इन आरोपों के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान 2 वेबसाइट की खबर पर बयान देते हुए ये बातें कही है दोस्तों, जिसके बाद 2 राज्य के एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री दोनों के बीच में ठन चुकी है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा तत्परता के साथ बयान दे रहे हैं, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि धीरे धीरे अखिलेश यादव अब बीजेपी के एजेंडे से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये वो समझ गए हैं कि बीजेपी के लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और इस प्रोपोगेंडा का नुकसान राजनीतिक तौर पर नहीं होता, क्योंकि कॉमन सेंस हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो समझते हैं कि किसके साथ कब अन्याय किया जा रहा है, किस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उनके समर्थन में बोलने से ना कोई वोट कम होता है, बल्कि लोग अपना समर्थन और ज्यादा देते हैं। सभी समुदाय के लोग सपोर्ट करते हैं। ये बातें धीरे धीरे अखिलेश यादव को समझ में आने लगी है दोस्तों, और उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर आजम खान के बाहर आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग सारे मुद्दों पर उनकी तरफ से रिस्पांस सामने आया है, और कहीं ना कहीं मुस्लिमों की आवाज भी अब वो जोर शोर से उठा रहे हैं। तो आप लोग किस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर कुवैत और कतर के बाद दोस्तों ईरान की तरफ से भी भारत के एनवॉय को तलब किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक के बाद एक देश जुड़ते जा रहे हैं, और सभी अपने अपने तरीके से इस मामले पर भारत सरकार और जो एम्बेसडर है दोस्तों उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि देश भर की बदनामी भाजपा के नेताओं ने करवा दी है, और यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों को भारत को जवाब भी देना पड़ रहा है, और एक तरीके से राजनीतिक दबाव भी देश के ऊपर बनता जा रहा है। तो आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों क्या अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? गिरफ्तार होते ही ये मामला शांत हो जाता, लेकिन इसके बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है सरकार की मंशा, भाजपा सरकार की मंशा दोस्तों, जिसके कारण देश के एम्बेसडर को बार बार हर जगह जाकर जस्टिफाई करना पड़ रहा है भारत का स्टैंड। यानी ये भारत का एक ऐसा स्टैंड है जो अपने आप क्लियर होना चाहिए पूरी दुनिया को, लेकिन भारत को जस्टिफाई करना पड़ रहा है जिस तरीके की हरकतें भाजपाई नेता कर रहे हैं देश के अंदर में। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो देख रहे थे, आपका अपना चैनल लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ये भी बताइए कि इस पूरे प्रकरण के मामले को लेकर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, क्या पार्टी को या फिर दोस्तों सरकार के इररिस्पॉन्सिव बिहेवियर को या फिर मीडिया वालों को? आप लोग की क्या
कुछ राय रहेगी लिखकर स्पष्ट कीजिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ में जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।